हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज आपके सामने एसबीटीएस टेस्ट नंबर 5 उसका पेपर सोल्यूशन लेके आए हैं हम लोग बायोलॉजी का। और बेटा जिसका टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। प्यारे बच्चों, हमारा मिशन है नीट 2025 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, हु यूज्ड प्रिज्म, white light, green alga, cladophora and aerobic bacteria and plotted the action spectrum for photosynthesis। तो ये बेटा थे टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। कौन थे बेटा? टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने। और बेटा याद कर लीजिएगा कि इन्होंने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था और कहा था कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू या रेड लाइट में होती है, क्योंकि इस रीजन में एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इन्होंने कौन से एल्गा का यूज किया था? ग्रीन एल्गा, जिसका नाम है क्लेडोफोरा। 1854 में जूलियस वान सैक ने प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज बताई थी और बोला था ये स्टार्च के रूप में क्लोरोप्लास्ट नामक ऑर्गेनल में बनते हैं और स्टोर होते हैं। विच वन इज द करेक्ट समरी इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो करेक्ट समरी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि CO2 प्लस वाटर होता है और वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं 12। तो आंसर हो जाता है यहाँ पे 4th। आसान था। बाकी ऑक्सीजन बेटा रिलीज होता है इसलिए गया। वाटर 6 नहीं होता, 12 होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता कि टोटल जोड़ के कितना आएगा, तो बेटा 31 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जोड़ लीजिएगा आप। तो 31, जिसमें प्रोडक्ट में 18 है और इधर देखिए 13 है, ठीक है ना। तो कभी कभी पूछता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मिला के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 31 मॉलिक्यूल। Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. The homocyclic compound in nucleic acid are the nitrogenous bases. Adenine and guanine are substituted purines, while uracil, cytosine and thymine are substituted pyrimidines. तो भैया होमोसाइक्लिक की वजह से तो आपका असर्शन गलत हो गया, क्योंकि भाई चाहे हम प्यूरिन देखें चाहे पैरामिडिन, प्यूरिन में बेटा 2 हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है जिसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है, इसलिए आपका गलत हो गया। प्यूरिन में 2 और पैरामिडिन में सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, सही बात है, प्यूरिन के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। वाइल यूरासिल, साइटोसिन एंड थायमिन सब्स्टिट्यूटेड पैरामिडिन। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा बेटा आपका 3rd, 103rd। तो 103 का हो जाएगा 3rd। 104, द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर टर्चरी। तो हॉलो वुलन बॉन्ड है तो मतलब कैसा हो गया? 3D डायग्राम, तो टर्चरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। नया जो बॉन्ड आएगा उसका नाम होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। टर्चरी स्ट्रक्चर गिव्स अ 2-डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन। तो टर्चरी स्ट्रक्चर बेटा आपका 3D मॉडल है। 2D मॉडल में होता है बेटा अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड सीट। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। 104 का हो जाएगा सेकंड आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, को फैक्टर प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो सही है भाई, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए को फैक्टर बहुत ही जरूरी होता है। और को फैक्टर के 3 पार्ट होते हैं। लूजली अरेंज ऑर्गेनिक होगा तो को एंजाइम, पर फॉर्मली या परमानेंट अरेंज हो, टाइटली बाउंड हो तो उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑर्गेनिक नेचर का होगा। और मेटल आयंस होते हैं इनऑर्गेनिक। कैटालिटिक एक्टिविटी इज नॉट लॉस्ट व्हेन को फैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। ये तो गलत हो गया भाई। अगर बहुत ही जरूरी हो भी, क्रूशियल है, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो अगर को फैक्टर को हटा दिया जाएगा तो कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। तो पहला सही और दूसरा गलत। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 106 यानी 106, सेलोज डज नॉट गिव आयोडीन टेस्ट बट स्टार्च डज नॉट गिव्स आयोडीन टेस्ट। अच्छा, सेलोज कह रहा है आयोडीन का टेस्ट देता है लेकिन स्टार्च नहीं देता है। लाइन को उल्टा कर दिया है। एक्चुअली स्टार्च देता है और आयोडीन नहीं देता। तो जल्दबाजी में हो सकता है पढ़ जाए, जैसे हमने पढ़ दिया कि सेल्लोज नहीं देता, क्योंकि हमें याद है कि सेल्लोज नहीं देता है, तो दिमाग ऐसे भी पढ़ लेता। ध्यान से पढ़िएगा।
लिखा उल्टा लिखा, सेलुलोज देता है और स्टार्च नहीं, उल्टा कर दिया है, ये नहीं देगा और ये टेस्ट देगा क्योंकि इसमें हेलिक्स पाए जाते हैं। स्टार्च फॉर्म लीनियर स्ट्रक्चर नहीं भाई, हेलिकल बनाएगा, उस हेलिक्स में ही आयोडीन को होल्ड कर सकता है। स्टार्च होता है लीनियर, सेलुलोज होता है लीनियर। तो पहला गलत, दूसरा गलत, दोनों गलत होने के कारण आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 107, एमंग टू न्यूक्लिक एसिड आरएनए कंटेन यूरासिल एंड डीएनए कंटेन थायमिन। तो अगर दो न्यूक्लिक एसिड में बात करें तो जैसे आरएनए में आपका यूरासिल होता है और डीएनए में होता है थायमिन, यही का डिफरेंस होता है। बाकी एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोज एंड आरएनए कंटेन राइबोज, बिल्कुल सही है, आरएनए में राइबोज होता है और डीऑक्सीराइबोज में एट कार्बन नंबर 2 OH नहीं पाया जाता है डीएनए का, तो इसलिए राइबोज शुगर को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज अगर OH हट जाए कार्बन नंबर 2 पे। तो दोनों बातें सही हैं, तो इसलिए बेटा आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, बिल्कुल सही है और डीएनए में पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस को शुगर से जोड़ दिया जाए तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। कार्बन नंबर 1 आप शुगर से जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस, बॉन्ड का नाम होगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर और प्लस ए बनेगा न्यूक्लियोसाइड, और पांचवें कार्बन से जुड़ जाए फास्फेट फास्फोएस्टर बॉन्ड तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो सारी बातें सही है, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कैरेटिनॉइड एंड एंथोसाइनिन आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिसके सारे फंक्शन आइडेंटिफिएबल नहीं है, यानी पता नहीं है, लेकिन हाँ जिस होस्ट में निकलता उसके लिए तो यूजफुल नहीं होता, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर में यूज होता है। साथ ही साथ होस्ट के लिए एज अ डिफेंस यानी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देता है। कैरेटिनॉइड और एंथोसाइनिन बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वो भी पिगमेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो आगे लिखा पिगमेंट तो सही है। एंथोसाइनिन बेटा आपका वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, ये भी याद होना चाहिए, और ये वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। बाकी जो पिगमेंट होते हैं जैसे कैरेटिनॉइड, जेंथोफिल, क्लोरोफिल ए बी, ये सब ये बेटा फैट सॉल्युबल होते हैं। रबर गम एंड सेलुलोज पॉलीमरिक सब्सटेंस होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में। तो सारी बातें सही हैं, पूछा है करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 109 का 4। सेकेंडरी मेटाबोलाइट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 110, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिपिड, लिपिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दीज आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, तो सही है बेटा, आपको पता है वाटर कैसा होता है, पोलर, और लिपिड कैसा है आपका नॉन पोलर। लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट के अनुसार पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। लेसिथिन इज फास्फोलिपिड, बिल्कुल सही है, आपका सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जिसमें ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस अदर कंपाउंड भी होगा एज अ फास्फेट ग्रुप। ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, तो ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 एल्कोहल मतलब OH ग्रुप, तो इसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, तो 3 OH ग्रुप होता है, 1 2 3 ट्राईऑल भी कहते हैं, सही है। फास्फोलिपिड आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ये भी सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सारे सही हैं, A B C and D। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड, थायमिडिन, साइटिडिन, यूरिडिन, एडेनाइलिक एसिड। देखिए अगर न्यूक्लियोटाइड आएगा तो उसमें एडेनाइलिक एसिड लगेगा, न्यूक्लियोसाइड वो भी पैरामिडीन वाला होगा तो उसके नाम में डीन आता है। तो न्यूक्लियोसाइड हैं वो भी किसके हैं बेटा, पैरामिडीन के। और बेटा अगर न्यूक्लियोसाइड हो प्यूरिन वाले, तो प्यूरिन वाले न्यूक्लियोसाइड में नाम आता है एडिनोसिन एंड ग्वानोसिन, राइट, एडिनोसिन एंड ग्वानोसिन, तो याद रखिएगा। तो 111 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगर एडेनाइलेट अगर न्यूक्लियोटाइड होगा ना, तो सफिक्स में क्या आएगा, या तो एट आएगा या तो इक एसिड आएगा, या फॉस्फेट जोड़ दें ऐसा शब्द आएगा, तब भी हम लोग क्या मानेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112, दिस अमीनो एसिड इज
तो बेटा आप आर ग्रुप के जरिए पहचान सकते हो कि कौन सा अमीनो एसिड है। और यहाँ पे देखिए COH NH2 और H है, R CH2OH होगा तो सेरीन हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ग्लाइसिन, और मिथाइल होगा तो क्या हो जाएगा, एलानिन, और CH2OH होगा तो क्या हो जाएगा, सेरीन। आर्जिनिन और लाइसिन आपके किस कैटेगरी में आते हैं बेटा, बेसिक अमीनो एसिड में, तो यहाँ पे NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट, ग्लूकोज, ग्लाइसिन, पामेटिक एसिड, सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं, क्योंकि आपका जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और बेटा आपका लिपिड, ये सारे क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट, चाहे मोनोमर ले लो चाहे पॉलीमर, क्योंकि मेटाबोलाइट मतलब मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म बेटा एनाबॉलिज्म भी होता है और कैटाबॉलिज्म भी होता है। तो 113 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। रिएक्शन सेंटर कंसिस्ट ऑफ, तो रिएक्शन सेंटर में कहते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल पाया जाता है, वो भी क्लोरोफिल ए का, बाकी सब कैसे होते हैं, एसेसरी या एंटीना मॉलिक्यूल। तो 114 का हो जाएगा थर्ड। कोलेजन ग्लूड4 एंटीबॉडी रिसेप्टर, तो बेटा कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ग्लूड4 इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, एंटीबॉडी फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शियस माइक्रोब्स, और रिसेप्टर बेटा आपके सेंसरी रिसेप्टर, स्मेल रिसेप्टर, टेस्ट वाले, हार्मोन वाले, सब प्रोटीन नेचर के होते हैं। नेचर भी याद करना होगा, प्रोटीन। तो वैसे भी आप मैच करा सकते थे कि 1B और 2D 3A, तो आंसर हो जाएगा बेटा 1B 2D 3A पहला हो गया, 4C, तो 115 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, एडेनिन एंड गुआनिन, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, बिल्कुल सही, प्यूरिन के सब्स्टिट्यूएंट होता है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज प्यूरिन एंड हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज pyrimidine, तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग बेटा प्यूरिन में भी पाया जाता है और pyrimidine में पाया जाता है, लेकिन संख्या भी लिखनी चाहिए थी, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, और यहाँ पे कितना होता है, सिंगल। सुगर ऑफ DNA इज कॉल्ड 2-deoxyराइबोज शुगर, बिल्कुल सही है। राइबोज के अगर कार्बन नंबर 2 से OH हटता है तो बनता है डीऑक्सीराइबोज, तो पूरा लिखोगे तो 2 डैश मतलब ये बताएगा कि किस कार्बन से OH हटा है, तो सारी बातें सही हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 116 का 4। स्टोमल लैमली लैक, देखिए ग्रेना थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन पे PS2 और PS1 दोनों पाया जाता है, और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी पाया जाता है, जिससे वहाँ पे नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है। जबकि स्टोमा लैमली पे खाली आपका PS1 होता है, तो PS1 है तो क्या क्या नहीं होगा, PS2 भी नहीं होगा, NADP रिडक्टेज भी नहीं होगा, और कैसा फास्फोराइलेशन चलेगा, साइक्लिक, और प्रोडक्ट होगा खाली ATP, ना तो NADPH2 बनेगा ना तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 118, बेटा फिगर दिया गया, पहचानने के लिए बोला गया कि व्हाट इज ABCD। चलिए हम लोग ए से पकड़ते हैं, क्योंकि देखिए ए F0 और F1 पार्टिकल होता है, F0 मेम्ब्रेन में ढसा वाला पार्ट है, तो चलिए ए F0, तो 2 ऑप्शन तो F1 की वजह से चला गया, अब या तो बेटा आपका सेकंड होगा या तो आपका 4 होगा। अब बी है बेटा ग्रेना थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन, तो F0 थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है। सी आपका PS1 होगा, PS2 होगा, और ये होगा PS1, तो CPS2 कहाँ है, यहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा 4, और डी हो गया PS1, क्योंकि याद रखना यहाँ पे नामकरण ऑर्डर से नहीं किया जाता है, पहले डिस्कवरी हुई थी PS1 की, इसलिए नामकरण है, हालांकि यहाँ पे ऑर्डर में PS2 पहले आता है, तो 118 का आंसर हो जाएगा 4। द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस कंप्लीटेड इन नंबर ऑफ स्टेप, तो कहते हैं ग्लाइकोलिसिस बेटा आपका 10 स्टेप की रिएक्शन होती है, और एक ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट के इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और साथ ही साथ 2 NADH2 बनता है, और साथ ही साथ बेटा आपका बनता है 4 ATP, इन 4 ATP में से 2 का क्या होता है, यूटिलाइजेशन, इसलिए बेटा आपका माइनस कर दोगे तो नेट गेन ऑफ ATP वो भी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2।
और 2 NADH2। एंजाइम है विच लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि बेटा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हो 1D 2D 3D, ऐसे बायो में भी 1D 2D 3D होता है, लेकिन यहाँ पे 4 लेवल पे भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यहाँ पे क्वाटरनरी भी होना चाहिए था, हालांकि सारे क्वाटरनरी नहीं होते हैं, लेकिन जैसे हीमोग्लोबिन हो गया 2 अल्फा 2 बीटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो आंसर हो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी में बेटा पेप्टाइड बॉन्ड होगा, LNRC फार्मूला याद कर सकते हो, लेफ्ट इंड पहला अमीनो एसिड N टर्मिनल, राइट इंड लास्ट अमीनो एसिड C टर्मिनल, और पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ेंगे, पोजिशनल इन्फॉर्मेशन बताएंगे। जब आपका अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड सीट बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। टर्चरी स्ट्रक्चर में मिनी क्रिवैसेस या पॉकेट बनेगा। तो मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन कौन से स्ट्रक्चर में पाई जाती है? टर्चरी स्ट्रक्चर में। और नया बॉन्ड जो आता है वो आता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो 20 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका 4th। गिवन बिलो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम आर करेक्ट। एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम pH फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। एंजाइम आर denatured at high temperature, but in certain exceptional organism they are effective even at temperature 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। तो बेटा ऑप्टिमम pH ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं, मैक्सिमम, और उससे कम या ज़्यादा पे इनकी एक्टिविटी डाउन हो जाती है। हाई टेम्परेचर में एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं। लेकिन कुछ थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड में भी जिंदा रहते हैं। एक एग्जांपल है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया बेटा आपका, और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है टैग पॉलीमरेज। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि एंजाइम से उसके एक्टिव साइट पे, उस एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग ही सबस्ट्रेट जुड़ेगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 122। फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्ट विद गिवन मार्क्स। तो बेटा ये आपका केल्विन साइकिल के स्टेप दिखाए गए हैं। तो पहला स्टेप होता है जब RuBP से CO2 जुड़ता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्साइलेशन। फिर आपका ये जो स्टेप होता है जिसमें 3-फॉस्फोग्लिसरेट से बनता है ट्रायोज फास्फेट, इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन स्टेप में याद कर लीजिएगा, 1 टर्न केल्विन साइकिल में 2 ATP और 2 NADPH2 का क्या होता है? यूटिलाइजेशन। और जब ये दोबारा से RuBP बनाता है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। और यहाँ पे 1 ATP यूज होती है। तो 1 टन केल्विन साइकिल में टोटल ATP यूज होती है 3। तो A हो जाएगा रीजनरेशन, सही मैचिंग है। C हो गया रिडक्शन और B हो गया कार्बोक्सिलेशन। तो सारी मैचिंग सही हो गई, तो आंसर हो जाएगा 4th। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, क्रांज एनाटॉमी इज रिलेटेड विद। तो क्रांज एनाटॉमी एक स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है जिसमें बंडल शीथ सेल की सेवरल लेयर थिकनेस हो जाती है अराउंड मेसोफिल सेल, अराउंड वेस्कुलर बंडल। और बेटा ये जो बंडल शीथ सेल की जो सेवरल लेयर्ड होती है, एक तो इम्परवियस टू वाटर एंड एयर हो जाती है, साथ ही साथ कोई भी इंटरसेलर स्पेस नहीं पाया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होंगे लेकिन ए ग्रेनल होंगे, यानी ग्रेना थैलाकॉइड नहीं होगी। और ये पाया जाता है C4 प्लांट में, जो कि C4 पाथवे को दिखाता है। और एक स्पेशल अडाप्टेशन के कारण फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो 123 का हो जाएगा आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 124, आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ ऑल द वाटर फ्रॉम लिविंग टिश्यू वी गेट द। तो बेटा अगर लिविंग टिश्यू से सारे पानी निकाल लोगे तो जाहिर सी बात है आप क्या पाओगे? ड्राई वेट। अगर इसको हम लोग बर्न कर देंगे तो CO2 और वाटर के रूप में ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल जाएगा, बचा हुआ राख क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो क्या मिलेगा हमें बेटा? ड्राई वेट। आंसर हो जाएगा 124 का पहला। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बेटा Mn और Cl के प्रेजेंस में होता है। और कौन से साइड पे होता है? pH2 और ल्यूमन के साइड होगा, ल्यूमन साइड। एड pH2 ल्यूमन साइड। चलिए 126। तो बेटा 126 में C4 प्लांट अडेप्टेड टू। तो C4 प्लांट में बेटा कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, अडेप्ट होता है हाई टेम्परेचर के लिए, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल और भी ड्राई कंप्लेंट। तो बेटा ये याद रखना, ड्राई ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल गर्म होता है। तो ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट। C4 प्लांट की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्रांज एनाटॉमी पाया जाता है।
बंडल शीथ सेल भी होता है और मीजोफिल सेल भी होता है। तो 126 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अमीनो एसिड? ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिलानिन, हिस्टडीन। तो सारे अमीनो एसिड हैं भाई, और ये किस कैटेगरी में आते हैं? एरोमेटिक। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऑल ऑफ दीज। पामेटिक एंड एरिकडोनिक एसिड हैव हाउ मेनी कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल? कार्बोक्सिल जोड़ोगे तो टोटल बनाना होगा। तो देखिए एरिकडोनिक में डी मतलब 2, ओ मतलब 0, तो 16 और 20। अगर एक्सक्लूड कर देते तो एक घटा देते कार्बोक्सिल वाला कार्बन, तो 15 और 19 हो जाता, लेकिन इंक्लूडिंग है तो 16-20 हो जाएगा क्योंकि जोड़ के हैं। लिपिड हैविंग ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में बी। अब बेटा लिपिड में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड हो, तो ग्लिसरॉल में अगर आप देखो तो CH2OH, CHOH एंड CH2OH। अब एक से जुड़ा तो मोनोग्लिसराइड, दोनों से जुड़ा तो डाई, तीनों से जुड़ा तो ट्राई। तो मोनो, ड्राई एंड ट्राई तीनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितने फैटी एसिड होंगे। तो आंसर हो जाएगा 129 का फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्फोलिपिड? अभी पढ़ाया था, लेसिथिन इज द फास्फोलिपिड। जिंजली ऑयल बेटा रूम टेम्परेचर पे भी शीशम का तेल या तिल का तेल बोलते हैं। और पामेटिक एसिड में 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल, और एरिकडोनिक में 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड? तो याद रखना न्यूक्लियोटाइड में एसिड आएगा, जैसे यूरिडाइलिक एसिड या यूरिडाइलेट, थाइमिडाइलिक एसिड या थाइमिडाइलेट। और बेटा अगर डीन आ गया, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, तो ये हो जाता है बेटा न्यूक्लियोसाइड ऑफ पैरामिडीन। और एडेनोसिन और गुआनोसिन, ये हो जाएगा बेटा न्यूक्लियोसाइड ऑफ प्यूरिन। क्वेश्चन नंबर 132, द गिवन डायग्राम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो बेटा जरा कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये बेटा 6 कार्बन है, मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज। अगर 5 कार्बन का होता तो क्या हो जाता है? राइबोज। सेकंड में OH होता है कि नहीं होता देख लेते हैं। और बेटा अगर 1 2 3 हेक्सासाइक्लिक, एक पेंटासाइक्लिक साइड चेन होता है, एक कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि डेराइव्ड लिपिड है। तो पहला हो गया ग्लूकोज, दूसरा हो गया कोलेस्ट्रॉल। आंसर हो जाएगा 132 का थर्ड। द एसिड सॉल्युबल पूल हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम। तो एसिड सॉल्युबल मतलब छन गया है, तो कैसा होगा? माइक्रो। तो बेटा ये 18 से लेके 800 डाल्टन तक हो सकता है, 1000 से कम। और जो एसिड इनसॉल्युबल होता है बड़े बड़े होते हैं, जिनमें 10,000 या उससे ज़्यादा का रेंज आएगा मॉलिक्यूलर वेट। लिपिड को छोड़ के, लिपिड 800 आता है। अमीनो एसिड आर जनरली, अमीनो एसिड बेटा आपका होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर, मोनोमर, नन ऑफ दिस। बेटा अमीनो एसिड तो इकलौता है, तो अमीनो एसिड क्या होगा? मोनोमर। अगर ये पूछता प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या है? बड़ी बात है, बड़ा है तो क्या होगा? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन इज हेट्रोपॉलीमर। तो 134 का हो जाएगा आंसर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर? अगर बायोस्फीयर पूछा जाए तो रूबिस्को बताइएगा, अगर एनिमल बॉडी पूछा जाएगा तो कोलेजन बताइएगा। मायोग्लोबिन बेटा आपका मसल में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन को बोलते हैं, और केराटिन आपका प्रोटीन होता है जो आपके हेयर्स और स्किन में पाया जाता है, जो उसको मजबूती भी देता है और रेजिस्टेंस भी देता है। तो आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट। ये रहा डिस्कशन बेटा आपका SBTS टेस्ट नंबर 5। आगे डिस्कशन कराने आ रहे हैं आपके सामने डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा सर। Now question number 136, 101 to 135 were discussed by Manish sir. Question number 136, which of the following is a storehouse of energy in animal tissues? तो एनिमल टिश्यूज में अगर स्टोर हाउस की बात की जाए तो स्टोर हाउस यहाँ पर क्या होगा? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? ये ग्लूकोज का पॉलीमर है।
और इसमें अगर बॉन्ड्स पूछे जाएं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और नंबरिंग अगर पूछी जाए तो α14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और इसके अलावा α16 भी। जहां पर ब्रांचिंग होती है, ये हेलिक्स के फॉर्म में होगा, जहां पर ब्रांचिंग होगी वहां पर होगा α16, यहाँ पर α16, यहाँ पर α16, यहाँ पर α16। बाकी जो स्ट्रेट हेलिक्स है इसमें, स्ट्रेट चेन में, यहाँ पर होगा α14 ग्लाइकोसिडिक। स्टार्च भी कुछ इसी तरीके का है, ये दो फॉर्म में, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। और ये कहाँ पर, ये प्लांट्स के लिए स्टोर हाउस का काम करता है। अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन जैसा ही स्ट्रक्चर है, अमाइलोज जो होगा ये हेलिक्स के फॉर्म में। फिर ग्लूकोज ये मोनोमर है, और सेलुलोज ये भी पॉलीमर है। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन ये सब किसके पॉलीमर्स हैं, ग्लूकोज के। तो क्वेश्चन नंबर 136 आंसर हो गया यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 137। इन ए पॉलीसैकेराइड चेन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के पॉलीसैकेराइड चेन में पूछा गया राइट एंड लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट्स। तो अभी स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में, इस तरह से हेलिक्स, और ये यहाँ पर ब्रांचेस। तो ये वाला जो एंड होगा, राइट एंड, ये रिड्यूसिंग एंड है। और रिड्यूसिंग एंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट होगा। और ये क्यूप्रिक को रिड्यूस करेगा क्यूप्रस में। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन में ये काम करता है। तो राइट एंड दिया हुआ, राइट एंड रिड्यूसिंग एंड हो गया, और लेफ्ट एंड जो है ये नॉन रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड, आंसर यहाँ पर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। 138 में पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर आर। तो ये कैसे होंगे, ये काइटिन, काइटिन यहाँ पर क्या है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का होमोपॉलीमर होता है, और ये फंगस वगैरह में प्रेजेंट है। ये आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन जो होता है वो काइटिन का है। स्टार्च, स्टार्च अभी देखा, ये प्लांट्स में स्टोर मटेरियल का काम करेगा, एनर्जी स्टोर करता है। ग्लाइकोजन एनिमल्स में, दोनों ही किसके, ग्लूकोज के पॉलीमर है। और सेलुलोज भी किसका है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। और ये फाइब्रस फॉर्म में होता है प्लांट पल्प से और कॉटन फाइबर में। तो आंसर होगा यहाँ पर 138 का 4। और यहाँ पर अगर बॉन्ड पूछा जाए तो इसमें β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। और ये आयोडीन के साथ स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव भी नहीं देता है। आयोडीन के साथ स्टार्च जो होगा वो टेस्ट पॉजिटिव देता है, ब्लू कलर का बनाता है, बट ये सेलुलोज जो होगा ये आयोडीन के साथ टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हेलिक्स के फॉर्म में नहीं है, ये लिनियर स्ट्रेट चेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ 138 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 139। फंक्शन ऑफ accessory pigments like chlorophyll B, xanthophyll एंड कैरोटिनॉइड्स आर। तो प्राइमरी पिगमेंट जो मेन पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए, और बाकी के जो हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं, एंटेना मॉलिक्यूल्स। और इनका काम क्या होता है, ये वेवलेंथ का बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो है ये 400 टू 700 नैनोमीटर। तो क्लोरोफिल ए जो होगा एक स्पेशल क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर का काम करता है। अगर फोटो सिस्टम 2 की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा होगा, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा। फोटो सिस्टम 1 की बात की जाए तो ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो इस सोलर रेडिएशन का बेटर यूटिलाइजेशन के लिए ये सारे क्लोरोफिल बी, xanthophyll और कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट है। तो एब्जॉर्ब लाइट सही है। और ये अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफर करते हैं, ये क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर को। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मेथड होता है रेजोनेंस। इसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ये भी सही है। क्लोरोफिल ए हाईलाइट इंटेंसिटी में ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती हैं, जिसकी वजह से क्लोरोफिल ए जो होगा ये इनएक्टिवेट हो जाता है।
डैमेज हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस जो कि वो रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन सही दिए हुए हैं, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर 139 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140, इन होलो एंजाइम प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट आर रिस्पेक्टिवली। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो होते हैं जिसमें प्रोटीन के अलावा कुछ और जा करके जुड़ेगा, उसमें पूरा जो एंजाइम होगा उसको बोला जाएगा होलो एंजाइम। होलो मीन्स कंप्लीट। और ये होलो एंजाइम, इसमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट जो है इसको बोला जाता है कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर जो है ये 3 तरीके के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटालाइन। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटालाइंस। इसमें से ये दोनों जो हैं ये ऑर्गेनिक है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए अगर पूछा जाए तो ये टाइटली बाउंड होता है। और कोफैक्टर जो है ये इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। अगर इस कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट पूछा गया है, तो एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। 140 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 फर्स्ट। मैक्सिमम कंपोजिशन ऑफ सेल्स, प्रोटीन, वाटर, आयंस, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर मैक्सिमम कंपोजिशन होता है वाटर का, ये 70 to 90%। इसके बाद है यहाँ पर प्रोटीन, ये होता है 10 to 15%। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड, ये इसका है 5 से 7%। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, ये होता है 3%। लिपिड्स, ये होते हैं 2%। और आयंस, इनका है 1%। तो इसमें मैक्सिमम है वाटर का। वाटर के बाद फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है प्रोटीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। इन्यूलिन इज ए होमोपॉलीमर। तो इन्यूलिन किस में पाया जाता है? ये डहेलिया की रूट्स में प्रेजेंट है और ये पॉलीमर है किसका? फ्रक्टोज का। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। 142 आंसर इज सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर 143। ड्रग्स इज एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में जो कैटेगरीज दी हुई हैं, तो ये पिगमेंट्स को बिलोंग करते हैं। ये वैक्यूल में प्रेजेंट है। मॉर्फिन, मॉर्फिन ये एल्कलॉइड्स है, एनाल्जेसिक के रूप में भी यूज किया जाता है। एब्रिन, एब्रिन जो है होगा ये टॉक्सिन्स। एब्रिन और राइसिन ये टॉक्सिन्स हैं। और विनब्लास्टिन, विंक्रिस्टिन ये ऑप्टेन होते हैं कैथेरेंथस रोजियस से, जिसको सदाबहार बोलते हैं, कैथेरेंथस रोजियस। और इसके अलावा है करक्यूमिन, ये भी ड्रग्स की कैटेगरी में। करक्यूमिन को किससे? टर्मरिक से ऑप्टेन करते हैं। और विनब्लास्टिन, इसका यूज क्या है? तो ये एंटी कैंसरस ड्रग है। तो 143 का आंसर हुआ फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, 144। इन नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज। तो एंजाइम्स मोस्टली किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। मोस्टली दे आर आउट प्रोटीन्स, बट इसके एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शंस है राइबोजाइम। ये किसका बना होता है? ये आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए। अगर प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में ये होगा 23S राइबोसोमल आरएनए का। और अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो ये होगा 28S राइबोसोमल आरएनए का। और इसकी एक्टिविटी क्या होती है? तो ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। तो यहाँ पर एंजाइम आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। यूरेसिल पिरिमिडीन, ये नाइट्रोजन बेस है यूरेसिल। तो साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन ये पिरिमिडीन बेसेस हैं, ठीक है। सुक्रोज इज ए डाइसैक्राइड, 2 मोनोसैक्राइड्स होंगे यहाँ पर सुक्रोज में।
और ये बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ये एंजाइम जो यहाँ पर यूज होता है वो होता है इन्वर्टेज। सेलुलोज, सेलुलोज के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। सेलुलोज इज ए पॉलीसैकेराइड। किसका पॉलीसैकेराइड है? तो ये ग्लूकोज का। टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा है? तो β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। ये सारे स्टेटमेंट सही है। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस क्या है? रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज अक्रॉस जनरेशंस। ये गैमीट फॉर्मेशन के वक्त होगा। गैमीट्स जो बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, मेल और फीमेल गैमीट, और ये जब फ्यूज होंगे तो वापस से डिप्लॉयड स्टेज रीस्टोर हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन इसको रीस्टोर कर देता है, मेंटेन करने का काम करेगा मियोसिस। और ये वेरिएबिलिटी को भी बढ़ाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। किस स्टेज में होता है? पैकेटीन स्टेज में। पैकेटीन में ही शुरुआत होगी, खत्म भी यही होगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या हुआ? बोथ 1 and 2। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूस। तो फॉस्फोराइलेशन तीन तरीके का है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए पूछा गया। नॉन साइक्लिक में शुरुआत होती है फोटोसिस्टम 2 से। रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि फियोफाइटिन है, इससे प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F के पास, साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से फिर ये फोटोसिस्टम 1 के पास। और इसका इलेक्ट्रॉन एमिट होगा रिएक्शन सेंटर से, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन, ये यहाँ से जाएगा फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन से FNR, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू ये पहुंचता है NADP प्लस के पास। और NADP प्लस किस में चेंज हो जाता है? NADP2H में। HN एक्सेप्ट करेगा स्ट्रोमा से। तो यहाँ पर बनता क्या क्या है? बनेगा यहाँ पर NADP2H। नॉन साइक्लिक क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है यहाँ से वो वापस लौट के नहीं आया, किसके पास चला गया? NADP प्लस के पास। तो ये नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक के अगर प्रोडक्ट्स हम लोग नोट करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो फोटोसिस्टम 2 से एसोसिएटेड है। इसके अलावा यहाँ पर NADP2H, रिड्यूस्ड कोएंजाइम और ATP ये। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर बात की जाए तो साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होगा, वापस इस साइटोक्रोम B6F से होता हुआ वापस यहाँ पर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक। और इसका प्रोडक्ट होता है ATP। तो यहाँ पर क्या है? ATP, NADPH, NADPH, ATP, NADH एंड O2। तो आंसर होगा यहाँ पर ATP और NADPH। यहाँ पर NADH दिया है, NADH ये बनता है रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलिसिस में बनता है, लिंक रिएक्शन में बनता है, क्रेब्स साइकिल में बनता है। और इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो यूज की जाती है ETS के थ्रू। तो आंसर हुआ यहाँ पर 147 इज सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। व्हाट डज द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस? C2 साइकिल। C2 साइकिल क्या है? ये फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन को बोलते हैं C2 साइकिल, क्योंकि यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक है 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और दूसरा होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। और ये बनता कब है? जब रुबिस्को जो होगा वो ऑक्सीजनेज की तरह काम कर रहा हो। तो ये 2 कार्बन का है, इसलिए इसको बोलते हैं C2 साइकिल। यहाँ पर जो दिखाया गया है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिस्टम 1 के थ्रू। साइक्लिक क्यों? क्योंकि वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये आंसर सही है।
नॉन साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक में फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उसको बोलते हैं जेड स्कीम नॉन साइक्लिक में। तो आंसर हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, गिवन फिगर रिलेटेड टू विच माइटोसिस फेज। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, यहाँ पर अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, अगर ये 4 क्रोमोसोम थे सेल में तो इनाफेज मेटाफेज में आकर के ये मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। और एनाफेज में क्या होता है, तो एनाफेज में इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, क्रोमेटिड्स जो होंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स वो सेपरेट हो जाते हैं, ये एनाफेज में होता। तो ऐसा भी नहीं दिखाया गया है। ये क्या है, प्रोफेज। और प्रोफेज में यहाँ पर कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है पूरा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट नहीं हुई है, तो ये अर्ली प्रोफेज है। 149 फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉक्सिन्स। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए हुए हैं, विनब्लास्टिन, एब्रिन, राइसिन। विनब्लास्टिन अभी देखा था, ये ड्रग है, और एब्रिन एंड राइसिन ये ब्रॉडर कैटेगरी इनकी टॉक्सिन्स। बोथ 2 and 3 will be the answer. Now we move to another question, question number 151st. दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं असर्शन एंड रीजन टाइप के। क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, ये ठीक है, एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। एंजाइम कौन सा है, रिकॉम्बिनेज, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। और एंजाइम इन्वॉल्व इज रिकॉम्बिनेज, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। Now we move to another question, question number 152. Given below are two statements. A small dish-shaped structure at the surface of the centromere. Centromere क्या है, जहाँ पर क्रोमेटिड्स आकर के जुड़ते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर ये डिश शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं, और इससे आकर के स्पिंडल फाइबर्स जुड़ेंगे जो अपोजिट पोल पर सेंट्रियोल्स का जो पेयर होगा सेंट्रोसोम उससे अराइज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। काइनेटोकोर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम, ये भी ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153rd। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में अभी देखा था रुबिस्को जो होगा ऑक्सीजनेस की तरह काम करता है, और इसकी वजह से दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक है 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और दूसरा है 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट, और ये भी अल्टीमेटली फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है। ऑर्गेनेल्स जो इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट है इसमें, पैरोक्सीसोम है, और माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसको बोलते हैं वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर एटीपी खर्च होती है, बनती नहीं है, और इसके अलावा 25% ऑफ फिक्स कार्बन का लॉस भी हो जाता है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछा गया फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, आंसर होगा बोथ 1 and 2. Now we move to another question, question number 154th. Given below are two statements. Coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide and NADP contain a vitamin niacin. इसमें कौन सा विटामिन है, नियासिन। तो कोएंजाइम का एसेंशियल कंपोनेंट होता है विटामिन, और ये क्या काम करते हैं, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करते हैं। एनएडी जो होगा ये रेस्पिरेशन में, ये फोटोसिंथेसिस में। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। द एसोसिएशन ऑफ कोएंजाइम विद एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, और कोएंजाइम एपोएंजाइम के साथ ट्रांजिएंटली जुड़ेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद ये फिर से सेपरेट हो जाता है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। स्टेटमेंट यहाँ पे दोनों ही सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155th. Given below are two statements. DNA synthesis occurs in S phase of cell cycle. Cell cycle में इंटरफेज और M phase. इंटरफेज जो होगा ये G1, S और G2। एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस होगी, रेप्लिकेशन होगा,
इसके अलावा यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। हिस्टोन प्रोटीन्स के अलावा यहाँ पर अगर एनिमल सेल है तो ये सेंट्रोसोम, इसका भी डुप्लीकेशन। तो डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, एकदम सही है। बिटवीन G1 एंड G2 फेज द डीएनए बिकम्स डबल, तो G1 और G2 के बीच में आता है एस फेज, डीएनए की सिंथेसिस होगी, सी वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। मियोटिक डिवीजन अकर्स जनरली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, गैमीट फॉर्मिंग सेल्स में। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग पैकेटीन स्टेज। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? क्रॉसिंग ओवर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम वो जिनके जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम होगा, जीन स्ट्रक्चर सेम होगा, और इनका शेप और साइज भी सेम है, सेंट्रोमियर की पोजीशन भी सेम है, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नॉन सिस्टर, ये और ये एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स हैं इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स, और अगर दो अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स अगर कंपेयर किए जाएंगे तो ये कहलाएंगे नॉन सिस्टर। तो इनके बीच में ये सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 156 is fourth. Now we move to another question, 157. A competitive inhibitor of succinic dehydrogenase. सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है? सक्सिनिक एसिड को ये कन्वर्ट करता है फ्यूमरिक एसिड में, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो सक्सिनिक एसिड ये इसके लिए सबस्ट्रेट, ये एंजाइम, और इनहिबिटर यहाँ पर होता है मैलोनेट। मैलोनेट जो होता है स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा किससे? सबस्ट्रेट से, जिसकी वजह से ये भी इसके साथ जा करके बाइंड कर सकता है। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सेम एक्टिव साइट के लिए यहाँ पर फाइट होगी, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में। तो इसको बोला जाएगा एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन क्या है? ये ड्रग है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टर्मरिक, और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, और इसके अलावा ये एंटी कैंसरस भी है। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। अडल्ट ह्यूमन ग्लोबिन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन में हीमोग्लोबिन जो होगा ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स कौन सी हैं? ये 2 अल्फा और 2 बीटा, और इसके अलावा यहाँ पर 4 हीम मॉलिक्यूल्स हैं, 4 फेरस होंगे, और ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकते हैं। तो अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। 159 is third. Now we move to another question, question number 160. Isotopes employed to study the process of photosynthesis reaction. ये कौन से आइसोटोप्स हैं? C14 और O18। C14 किसने यूज किया था? ये मेल्विन कैल्विन ने, मेल्विन कैल्विन, और इन्होंने इसको यूज किया था कार्बन का पाथ ट्रेस करने के लिए। O18 ये हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, रूबेन एंड कामिन ने यूज किया था। और ये क्यों यूज किया गया था? ये यूज किया गया था ऑक्सीजन की ओरिजिन बताने के लिए कि वाटर से आता है, इसको प्रूव करने के लिए। तो C14 एंड O18। Now we move to another question, question number 161. Enzymes catalyzing the linking together of two compounds. तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कार्बन सल्फर और CN, तो यहाँ पर लिंकिंग, लिंकिंग का मतलब एंजाइम होगा लाइगेज, लाइगेज जोड़ने का काम करेगा। ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज में ये फंक्शनल ग्रुप जो होगा ये ट्रांसफर किया जाता है,
ये फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये एंजाइम में गया ट्रांसफरेज। डिहाइड्रोजिनेज इसी को बोलते हैं ऑक्साइडो रिडक्टेज। ऑक्साइडो रिडक्टेज क्यों? क्योंकि एक जो हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा उसका ऑक्सीडेशन, जो एक्सेप्ट करेगा उसका रिडक्शन। लाइएजेस, लाइएजेस क्या हैं? ये एलिमिनेशन, ग्रुप एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, लीविंग द डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड क्रिएट करना होगा तब उसमें इसको यूज किया जाएगा। तो आंसर यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। फोटोसिंथेसिस इज ए फिजिकल प्रोसेस ओनली, केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर प्रोसेस ये कैसा हुआ? फिजिको केमिकल। फिजिको केमिकल क्यों? क्योंकि ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? केमिकल एनर्जी में। फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है सोलर एनर्जी, और इसको कन्वर्ट करते हैं ATP और NADP2H में। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं और इनको यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन में, बनाया जाता है ग्लूकोज। तो ये फिजिको केमिकल प्रोसेस थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो राइबोजाइम्स आर RNAs which behave like enzymes, which behave like enzyme activity. Simple lipid is glycerol, which is trihydroxypropane. Arachidonic acid has 20 carbon atoms, including the carboxyl carbon. तो राइबोजाइम्स RNA हैं जो एंजाइम एक्टिविटी शो करते हैं, ये सही है। सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स नहीं है। और प्रोकैरियोटिक में 23 राइबोसोमल RNA, यूकैरियोटिक सेल में 28 राइबोसोमल RNA। इसके बाद सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड यहाँ पर ग्लिसरॉल, इसको बोला जाएगा ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। और ये अगर फैटी एसिड से साथ बॉन्ड करता है तो ये बन जाएगा मोनोग्लिसराइड। एक फैटी एसिड H2O का रिमूवल होगा। फिर दूसरा आ गया तो इसको बोला जाएगा डाईग्लिसराइड, यहाँ पर भी H2O निकलेगा। तीसरा आ जाएगा तो ट्राईग्लिसराइड। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स या मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड, ये सब सिंपल लिपिड्स। ये स्टेटमेंट सही है। एराकिडोनिक एसिड में इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन 20 है, वैसे अगर एक्सक्लूडिंग पूछा जाए तो 19। पामिटिक एसिड में इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक हो जाते हैं 16। तो 163 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। 164, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। एसिडिक अमाइनो एसिड, ये हो गया ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं। एरोमेटिक, एरोमेटिक अमाइनो एसिड में टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फेनिलएनालिन, ट्रिप्टोफान एंड फेनिलएनालिन। न्यूट्रल अमाइनो एसिड, न्यूट्रल होंगे यहाँ पर ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ये सारे। बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड है यहाँ पर लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। आंसर होगा यहाँ पर A is third, B is fourth, C is second and D is first. 164. Now we move to another question, 165. Which is the correct matching pair? DNA, राइबोसुगर, राइबोसुगर किसमें है? RNA में, यहाँ पर होगी डीऑक्सीराइबोस। एन्युलिन, एन्युलिन क्या है? ये पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ग्लूकोज गलत दिया हुआ है। करेक्ट मैचिंग पेयर एडेनिन एंड यूरेसिल, यूरेसिल नहीं, यहाँ पर क्या होगा? ग्वानिन, ये प्यूरिन गलत दिया हुआ है। एसेंशियल ऑयल सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी, और ये लेमन ग्रॉस ऑयल इसका एग्जांपल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 166, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स डिटरमाइन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये अमाइनो एसिड्स ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड हैं लीनियर फॉर्म में।
पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में, तो ये कार्बोक्सिलिक, ये जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड आएगा उसके अमाइनो ग्रुप के साथ, यहाँ से H2O निकल जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये स्टेटमेंट सही है। डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, शुगर होगी डीऑक्सीराइबोज, ये भी ठीक है। स्मेल टेस्ट हार्मोन, ये इनको क्या जरूरत है, इनको रिसेप्टर प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है। प्रोटीन्स रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं। स्मेल और टेस्ट क्या है, ये सेंसेस हैं, सेंसरी रिसेप्शन के लिए। और हार्मोन्स क्या हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही होगा। 166 इज फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Plant cell walls are made up of cellulose. Cotton fiber is cellulosic. In plant body, stored food material is starch. Plant cell walls ये cellulose है यहाँ पर, ठीक है। Cotton fiber is cellulosic. Plant body stored food material is starch. ठीक है, तो ये सारे ही सही है। 167 is fourth. Now we move to another question. 168. Enzymatic activity shown in the above graph किससे रिलेटेड है, पीएच, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो इट इज रिलेटेड विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पर केएम वैल्यू दिया हुआ है। केएम क्या है, ये मिकेलिस कांस्टेंट, मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट या मिकेलिस कांस्टेंट। और ये है क्या, ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। केएम वैल्यू इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच हाफ ऑफ द वी मैक्स इज अचीव्ड। वी मैक्स यहाँ पर है, हाफ ऑफ द वी मैक्स जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे मिल जाएगा उसी को केएम वैल्यू बोलते हैं। तो ये हो गया केएम वैल्यू। और केएम वैल्यू और एंजाइम की एफिनिटी जो है सबस्ट्रेट के लिए, इसके बीच में रिलेशनशिप अगर पूछा जाए, एंजाइम एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट, तो रिलेशनशिप होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी ज़्यादा होगी केएम वैल्यू तो सबस्ट्रेट की एफिनिटी उतनी ही कम होगी एंजाइम के लिए। आंसर यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। 169. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी। तो ये परसेंटेज कितना है, 0.03% एंड 0.3%। 169. Now we move to 170, which is the zwitterionic form of amino acid. तो zwitterion मतलब डबल आयन होने चाहिए। डबल आयन किस में है, ये NH3+ और CO-। एक्वस मीडियम में जो अमाइनो एसिड होगा इसका COH ये अपना H डोनेट कर सकता है, H आयन, और ये एक्सेप्ट कौन करेगा, ये NH2 इसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो NH2 जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ये हो जाएगा NH3+, ये NH3+ में, तो और ये हो जाएगा CO-। तो इसी को बोला जाता है zwitterionic फॉर्म। और ये जिस pH पर बनता है उसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक pH। अगर H आयन कॉन्सेंट्रेशन इस आइसोइलेक्ट्रिक pH से बढ़ा दिया जाए, H आयन कॉन्सेंट्रेशन इससे बढ़ा दिया जाए, तो फिर ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करता है कैटायनिक फॉर्म में। क्योंकि H आयन जब बढ़ेगा तो ये इससे इस एंड पर जाकर के जुड़ेगा, तो एग्जिस्ट करेगा कैटायन फॉर्म में। आंसर यहाँ पर है सेकंड। सो दिस इज ऑल आई हैड फॉर यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ फर्दर डिस्कशन विल बी कैरिड बाय एलिस सर। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो अभी तक आपने 170 तक क्वेश्चंस देख लिए। अब मैं आपको 171 से करा रहा हूँ। देखें, आपके पास ये पेपर है SBTS 5 का, और SBTS 5 में आपके पास ये टॉपिक जो है वो बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आर ऑफ प्रोटीन आर शोन इन द बिलो इन फिगर। तो अगर मैं बात करूं तो पहला, जब भी कभी स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर देखिए तो आपको वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, और जब इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर का राइट हेलिक्स बना दोगे
तो ये राइट हेलिक्स आपको दिख रहा है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और जब उसे आपस में इंटरवेंट कर दोगे 3D बुल एंड वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये टर्शरी है। इसका मतलब प्राइमरी, ए वाला प्राइमरी स्ट्रक्चर है, बी वाला टर्शरी स्ट्रक्चर है और सी वाला सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आंसर आपके पास सेकंड बनेगा, ठीक है। और आपको ये बात पता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बताता है कि फर्स्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल की तरफ होता है और लास्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल, मतलब आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ होता है, राइट एंड की तरफ होता है। एन टर्मिनल मतलब लेफ्ट एंड। आगे आइए, लिखा हुआ है सेलुलोज इज द कंसिस्ट ऑफ। सेलुलोज जो होता है वो एक होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर का मतलब इसमें जुड़ने वाली मोनोमर यूनिट सेम काइंड की है और वो जुड़ने वाली मोनोमर यूनिट ग्लूकोज होती है। क्या होती है बेटा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है, इसी वजह से हम इसे सेलुलोज को हेक्सोसन भी कहते हैं, ग्लूकन भी कहते हैं और होमोग्लाइकन भी कहते हैं, मतलब सेम पॉलीमर से बने हुए पॉलीसेकेराइड। तो कहने का मतलब ओनली ग्लूकोज सही है, ओनली फ्रक्टोज नहीं, ओनली माल्टोज नहीं, प्रोटीन नहीं। आंसर सिर्फ ग्लूकोज के लिए आएगा। 72 का 1 हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन बताइए। रिफॉर्म ऑफ न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रिफॉर्म लिखा हुआ है, बताओ ये डिसअपियर कब हुआ था? न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे जो सेल ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सब डिसअपियर होना स्टार्ट होती है प्रोफेज में और रीअपियर, रिफॉर्म होते हैं टीलोफेज में। तो ये रिफॉर्म कहाँ होंगे? टीलोफेज में, ये प्रोफेज में नहीं, मेटाफेज में नहीं, एनोफेज में नहीं। यह जवाब हो जाएगा आपका टीलोफेज। क्या हो जाएगा बेटा? जवाब हो जाएगा आपका टीलोफेज। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीनो एसिड्स आर, तो आपको पता है कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, तो एक जिस कार्बन से COH ग्रुप जुड़ा होता है उसी से NH2 जुड़ा होता है और एक से एल्किल ग्रुप और एक से H। तो ये कार्बन अल्फा कार्बन के साथ साथ कायरल कार्बन भी है और हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। हमने क्या कहा है कि सारे बैलेंसी पर डिफरेंट ग्रुप पाए गए, H को हटाते गए और डिफरेंट ग्रुप लगाते गए। तो ये सब्स्टिट्यूटेड इथेन नहीं, इथॉल नहीं, और आपके पास सब्स्टिट्यूटेड मीथेन आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि R का नेचर बदलते जाओगे, टाइप ऑफ अमीनो एसिड बदलता जाएगा। H लगाओगे तो ग्लाइसिन हो जाएगा, याद आया कि नहीं? आपके CH3 लगाओगे तो एलेनिन हो जाएगा, CH2H लगाओगे सेरीन हो जाएगा, CH2SH लगाओगे तो सिस्टीन हो जाएगा। आगे आइए, आपको यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या किया है कि आपको फेजेस के नाम दे दिए गए, उसके फंक्शन पहचानने। तो मेटाफेज को हम पहचानते हैं कैसे? क्योंकि वहां पर आपको मेटाफेज एक प्लेट बनती है, क्रोमोसोम जितने भी होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर अरेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम आर अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट और माइटोसिस के केस में ये इक्वेटोरियल प्लेट एक बनती है, जबकि मियोसिस के केस में ये 2 बनते हैं। कहने का मतलब ये मेटाफेज आपके पास ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। ए का क्या हो जाएगा बेटा? ए का थर्ड हो जाएगा। इंटरफेज, इंटरफेज एक तरह का आपके पास रेस्टिंग फेज है जहां पर आपके पास ग्रोथ होती और 2 एम फेज के बीच के गैप को हम इंटरफेज कहते हैं, मतलब द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। टीलोफेज का मतलब न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल हो जाता है, अभी हमने कहा था रिफॉर्म हो गया अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स और 2 न्यूक्लियस बनकर तैयार हो जाते हैं टीलोफेज तक। तो आपके पास ये हो जाएगा सेकेंड। और प्रोफेज में इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोम फर्स्ट टाइम विजिबल इन द प्रोफेज। तो आपके पास ये हो जाएगा फर्स्ट। तो आप देखिए थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट को लेकर आपके पास आंसर क्या बन गया है? 4 बन गया है। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4 बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। आगे आइए, आगे आपके पास क्या लिखा हुआ है देखिए, मियोसिस डिवीजन के बारे में बात कर रहा है। मियोसिस में क्या होता है? तो कहते हैं कि पहले एक सेल होती है और एक सेल में पहले मियोसिस बन होकर 2 सेल बनते हैं। तो इसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ और साइटोकाइनेसिस हुआ, इसी को हमने कहा मियोसिस 1। और मियोसिस 1 में आपके पास जो 2n की जो आपके पास सेल है वो n में बदल गई, इसी वजह से इस डिवीजन को हमने हेट्रोटिपिक या रिडक्शनल डिवीजन बोला है। लेकिन अभी मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है, पूरी मियोसिस नहीं। अब होगा मियोसिस 2 और मियोसिस 2 के बाद आपको ये बात पता है कि हर सेल 2 अपने डॉटर सेल में फर्दर बदल जाएगी, लेकिन प्लॉइडी का चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है। इस तरह से एक मियोसिस से
4 सेल बनकर तैयार होती हैं हैप्लॉइड, और इसमें 2 सीक्वेंशियल साइकिल है, 2 सीक्वेंशियल साइकिल है, एक बार यहां पर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, एक बार यहां पर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। मतलब कहने का मतलब 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा और 2 बार सेल डिवीजन होगा। 3 सीक्वेंशियल डिवीजन नहीं होते, 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर, और 3 की बात यहां पर करी गई है और यहां पर 1 की बात करी गई, गलत बात। आंसर 176 का 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। आपके लिखा हुआ रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय विच स्टेज इन मियोसिस। देखो रिकॉम्बिनेशन कहां कंप्लीट हो जाता है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया, जहां पर क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया वहां पर ही आपके पास रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। और इस रिकॉम्बिनेशन को कंप्लीट करने के लिए या कराने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो आपके पास पाया जाता है रिकॉम्बिनेज। ठीक है, तो आपके पास ये रिकॉम्बिनेशन कंप्लीटेड कहां फॉर्म हो जाएंगे, तो रिकॉम्बिनेशन कहां कंप्लीट हो जाएगा, तो वो लेप्टोटीन नहीं है, जाइगोटीन नहीं है, जवाब पैकाइटीन है। यहीं पर क्रॉसिंग ओवर होता है, यहीं पर होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, उसी को हम रिकॉम्बिनेशन, उसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। लेकिन ये क्रोमोसोम अभी पूरी तरह से अलग नहीं हुए, पूरी तरह से अलग होते हैं इन द डायाकाइनेसिस। मतलब जब अलग हो जाएंगे पूरी तरीके से क्रॉसिंग ओवर के बाद, जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के बाद, तो हम अगर तुमसे कहें रिकॉम्बिनेंट आर फॉर्म्ड या रिकॉम्बिनेंट आर सेपरेट, तो वो आंसर डायाकाइनेसिस आएगा। लेकिन रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट कहां हुआ है, पैकाइटीन में। आगे लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इन मियोसिस 1 रिकॉग्नाइज। डिप्लोटीन में क्या होता है, तो आप मुझे बताइए। डिप्लोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम जो पास पास आए थे, साइनेप्सिस हुआ था और बीच में प्रोटीनेशियस कवरिंग आई थी, प्रोटीनेशियस सबस्टेंस आया था जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बना था। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद, पैकाइटीन के बाद डिप्लोटीन आता है, तो अब जब क्रॉसिंग ओवर हो चुका है तब ये अलग होना स्टार्ट होते हैं। अलग होना स्टार्ट होते हैं तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है, तो वही लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर लिखा होमोलॉगस क्रोमोसोम आर ऑफ बाइवेलेंट स्टार्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल सही है। और एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई देगी, ये बात भी सही है, क्योंकि जब एटन आपके पास रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जब आपके पास बने थे पैकाइटीन में, जब ये अलग होंगे तो आपके पास वहां पर एक टेंसनाइज्ड एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगी जो कि होगी चियाज़मेटा। चियाज़मेटा क्लियरली सीन एज अ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर डिप्लोटीन, जबकि टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा आर सीन इन डायाकाइनेसिस। तो आपके पास ये तीनों बातें सही हैं, आंसर 4 बन जाएगा। चलो बेटा 79 क्वेश्चन अब देखते हैं। 179 देखिए क्या लिखा हुआ, विच मैच द फॉलोइंग करेक्टली। तो क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं, तो ये आंसर आपके पास क्या हो जाता है, मेटाफेज। ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड। और सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहां होती है, तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है आपके पास एनाफेज में, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। इसके अलावा पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जब बाइवेलेंट बनते हैं, साइनेप्सिस होती है, ये जगह कौन सी है, जाइगोटीन, ये हो जाएगा 4। और उसके साथ साथ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये हो जाएगा आपके पास पैकाइटीन, आंसर हो जाएगा 3rd। तो आंसर मैचिंग करिए, तो आपके पास ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, 4 और 3rd। आंसर फर्स्ट बन गया कि नहीं बन गया बेटा, बोलिए बेटा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि इन द इनिशियल फिक्सेशन ऑफ CO2, इनिशियल फिक्सेशन ऑफ CO2 आपके पास इन द C4 प्लांट। तो एक बात मुझे बताइए, C4 प्लांट की जब बात कर रहा हूं तो C4 प्लांट में CO2 का फिक्सेशन 2 जगह होता है, मीजोफिल सेल में भी और बंडल सी सेल में। मीजोफिल सेल में ये CO2 का फिक्सेशन पेप्केज की प्रेजेंस में होता है, और CO2 PEP मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से आपके पास बाइंड करता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। जबकि सेकेंड फिक्सेशन बंडल सी सेल में होगा, केल्विन साइकिल चलेगी रुबिस्को की प्रेजेंस में और शुगर की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर इनिशियल फिक्सेशन की बात कर रहा है, तो CO2 किससे रिएक्ट करेगा, PGA से नहीं, RUBP RUMP नहीं, आंसर क्या बन जाएगा, आंसर होगा PEP। इसी को हम कह रहे हैं कि फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का होता है, तभी हम इस साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं। आगे आइए, लिखा हुआ इन अ सेल अमाउंट ऑफ DNA 2C और क्रोमोसोम नंबर 26
कह रहे हैं कि एक सेल है जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है और क्रोमोसोम के नंबर 26 है। फिर लिखा है आफ्टर एस फेज क्या होगा। अगर इसी सेल को आफ्टर एस फेज ले जाओ तो एस फेज में आप लेकर जाओगे तो डीएनए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 4C। लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, जवाब हो जाएगा 4C एंड 26। माइटोसिस में किसी भी स्टेज में क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो जाता है। और ये बात मैं कर रहा हूं G2 सेल के बाद डिवीजन की। अगर मैं G1 वाले सेल की बात करें तो अमाउंट ऑफ डीएनए सेम रहता है। कहने का मतलब जब हम माइटोसिस कराते हैं तो जो सेल G1 में होती है जितना अमाउंट ऑफ डीएनए होता है उतना ही डिवीजन के बाद डॉटर सेल में होता है। लेकिन अगर सेल G2 वाली है तो जितना डीएनए होता है उसके हाफ होता है आपके पास डॉटर सेल में। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन क्रोमोसोम की संख्या बदलती नहीं है। तो आंसर आपके पास ये क्या हो जाएगा, 4C एंड 26। ठीक है, आगे आइए। अगला आपके पास लिखा हाउ मेनी स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है। देखिए, सेल प्लेट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल। बिल्कुल बात सही है कि प्लांट्स की साइटोकाइनेसिस में आपके पास सेल प्लेट ट्रांसफॉर्म हो जाती है मिडल लैमेला में। ठीक है, आगे एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द डॉटर सेल। बिल्कुल, साइटोकाइनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो रहा है तो इन सेल ऑर्गेनेल्स का भी हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेंट्रीफ्यूगल टाइप की होती है और टेक्स प्लेस बाय द सेल प्लेट साइटोकाइनेसिस। बिल्कुल बात सही है कि प्लांट सेल वॉल का जब फॉर्मेशन होता है सेल में तो वो सेंटर से शुरू होकर पेरीफेरी को जाती है। और अगर सेल वॉल का फॉर्मेशन सेंटर से शुरू होकर पेरीफेरी की तरफ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। लेकिन एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस में ये पेरीफेरी से शुरू होकर इनर साइड सेंटर तक जाता है। फरो का भी फॉर्मेशन होता है और सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस कहलाती है। तो साइटोकाइनेसिस इन द एनिमल सेल, फरोइंग एंड सेंट्रीपिटल। बिल्कुल बात सही है, चारों ऑप्शन सही हैं। आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट। क्या बनेगा बेटा, फर्स्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे इसमें। आगे आइए। दिस फेज ऑफ सेल साइकिल इज अ पीरियड ऑफ इंटेंस सिंथेसिस एंड ग्रोथ। इट इज कॉन्स्टिट्यूट 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो आपको पता है सेल साइकिल के दो फेज होते हैं। एक होता है आपके पास इंटरफेज, एक क्या होता है बेटा, इंटरफेज, और दूसरा होता है आपके पास एम फेज, मतलब डिवीजन वाला फेज। कहा जाता है कि अगर सेल साइकिल अगर आपके पास उसका 95% अकेले इंटरफेज ले लेता है और एम फेज आपके पास लेस देन 5% टाइम ये लेता है। कहने का मतलब यह हो गया कि अगर मैं ह्यूमन सेल ले लूं, ह्यूमन सेल जो होती है 24 आवर्स में, एवरी 24 आवर्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब आपके पास इस 24 का ह्यूमन सेल के बारे में या मैमल सेल के बारे में बताएं तो आप बताइए कि इसका लगभग 23 आवर्स कौन ले लेगा, आपका इंटरफेस, और लगभग 1 घंटे से भी कम लेगा, 1 घंटे से भी कम लेगा आपका एम फेज। ऐसे ही मैं ईस्ट सेल के बारे में बात करूं, ईस्ट सेल, तो आपको पता है उसकी जो साइकिल होती है सेल साइकिल 90 मिनट की होती है। उसमें से कहा जाता है 95% ये ले लोगे तो लगभग 85 मिनट आपके पास इंटरफेस में लगेगा और 5 मिनट से कम आपको देखने को मिलेगा किसमें, एम फेज में। तो आपको यहां पर वो 95% के टाइम की बात कर रहा है तो आप इंटरफेस के साथ जाइएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑफ मियोसिस इज करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में आपको लगाना है किसका ऑर्डर है, आपके पास मियोसिस का। देख लेते हैं क्रॉसिंग ओवर कहां होगा, आपको पता है अभी बताया, क्रॉसिंग ओवर होता है पैकाइटिन में। जबकि साइनेप्सिस कहां होगा, तो साइनेप्सिस कहां होता है, तो साइनेप्सिस होता है आपके पास जाइगोटीन में। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा डायाकाइनेसिस में, डायाकाइनेसिस में। और उसके बाद डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस की डिसअपियरेंस कहां होती है, ये भी आपके पास न्यूक्लियोलस डिसअपियर कहां हो जाता है, तो आपके पास ये भी डायाकाइनेसिस की ही बात है।
डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस डायाकाइनेसिस में ही तो होता है। और टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा भी आपके पास डायाकाइनेसिस में होना चाहिए, क्योंकि आपके पास डायाकाइनेसिस और डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस भी डायाकाइनेसिस में ही होगा, है ना। तो आप देखिए पहले टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, फिर उसी में ही हम बाद में बात कर लेंगे। तो पहले सेकंड आ जाएगा, सेकंड फिर फर्स्ट, सेकंड के बाद फर्स्ट। यहां तो सेकंड से शुरुआत ही नहीं हुई, हम करेक्ट ऑर्डर लगा रहे हैं। सेकंड के बाद थर्ड बता रहा है, गलत बात। फिर बाद में सेकंड के बाद फर्स्ट, सेकंड के बाद फर्स्ट, फिर उसके बाद 4 लिखा हुआ है और फिर लिखा है थर्ड, थर्ड फोर्थ। आंसर मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए बेटा? 4। ठीक है बेटा, क्योंकि आप देखिए पहले आपके पास टर्मिनलाइजेशन फिर डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, है ना। एक तरीके का मैं ये कहता हूं कि न्यूक्लियोलस आपके पास डिसअपियरेंस डायाकाइनेसिस में ही है, लेकिन टर्मिनलाइजेशन पहले फिर बाद में डायाकाइनेसिस, उसमें आपके न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी डिसअपियरेंस। अब देखो इस इवेंट के बारे में लिखा हुआ है और इवेंट को देखकर आपको पहचानना है। गो थ्रू द फॉलोइंग इवेंट्स। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा अभी कहां तक बताइए, कहां पर? डायाकाइनेसिस में। आपसे कहा जाए क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड, फुल्ली कंडेंस्ड भी कहां पर? डायाकाइनेसिस में। मियोटिक स्पिंडल आर असेंबल्ड, प्राइमरी स्पिंडल का फॉर्मेशन भी कहां पर? डायाकाइनेसिस में। फिर लिखा बाय द एंड ब्रेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। आप देखिए ये सारे के सारे काम डायाकाइनेसिस के हैं, ना ही लेप्टोटीन, पैकाइटीन, ज़ाइगोटीन के नहीं, डायाकाइनेसिस के। आंसर क्या बनेगा? सेकेंड बन जाएगा। आगे आइए। अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4। C3 और C4 के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताना है। तो बताइए इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? C3 C4 में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशल टाइप का क्रेन्स अनॉटमी मतलब लीफ अनॉटमी, 2 तरह की फोटोसिंथेटिक सेल्स, उनका अरेंजमेंट, और स्पेशल इस वजह से है क्योंकि ये टोटली अवॉइड कर देते हैं C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन को, और रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब बढ़वा लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास डिफरेंस ट्रांसपिरेशन को लेकर नहीं है, ग्लाइकोलिसिस को लेकर नहीं, फोटोसिंथेसिस को लेकर नहीं, लेकिन फोटोसिंथेसिस को, फोटो रेस्पिरेशन को लेकर तो जरूर है। C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन को टोटली अवॉइड कर लेते हैं, जबकि आपके पास इन द केस ऑफ C3 प्लांट ये होता रहता है। आगे आइए। आप इस फोटो को देखिए और इस फोटो को मुझे देखकर क्या नजर आ रहा है, तो मुझे ये बात पता है कि क्रोमोसोम अरेंज होकर स्पिंडल इक्वेटर पर अरेंज हो गए और ये मेटाफेजिक प्लेट बन गई, और ऐसे देख कर ही मुझे मेटाफेज याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? मेटाफेज। अब देखिए स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। सही बात है, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच दिख रहा है, बिल्कुल। क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द मेटाफेजिक प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स टू 4 पोल्स। सही बात। और सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग यहां नहीं होती। आंसर आपके पास 1 और 2 हो जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 1 और 2। क्लियर? बोलो बच्चा। आगे आइए। आप इस फोटो को देखिए, फोटो को देखिए और पहचानिए। आप देखिए ये वाला फोटो क्या आपको लेट प्रोफेज का नहीं दिखाई दे रहा है? लेट प्रोफेज क्यों? क्योंकि आप देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअपियरेंस हो गई, और ये आप देखिए यहां पर आपको 2 सेल से पहले न्यूक्लियस बनते दिख गए हैं अपोजिट पोल पर। ये कैसा हो गया? टीलोफेज। तो आप बताइए यहां पर लेट प्रोफेज और दूसरा टीलोफेज। आंसर फर्स्ट नहीं आ गया? ना ये मेटाफेज है पहला वाला, ना ये टीलोफेज तो है, टीलोफेज नहीं है, लेट एनाफेज नहीं है। आंसर फर्स्ट बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आइए, देख के बताइए। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के हम हमेशा कहते हैं कि माइटोसिस के 3 काम याद रखिएगा। 3 काम। पहला काम ग्रोथ, दूसरा काम रिपेयर, और तीसरा काम रीजनरेशन। क्या? रीजनरेशन। तो आप देखो क्या आपने क्या लिखा हुआ है? सेल का रिपेयर, ठीक है। फिर बाद में ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, तीनों बातें सही है। आंसर 4 बनेगा। ठीक है, आगे आइए। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडी।
अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी सबसे ज्यादा इजीली स्टडी करनी है तो वहां पर देखिए जहां पर कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। और कंडेंसेशन कंप्लीट कहां होता है? तो कंडेंसेशन कंप्लीट होता है इन द मेटाफेज। मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। जवाब आपके पास फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे आओ। आगे आपके पास लिखा एट विच मियोटिक डिवीजन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। मियोटिक डिवीजन का वो फेज बताना है, वो स्टेज बताना है जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। तो आप देखिए यहां पर उसने क्या लिखा हुआ है कि भैया एनाफेज में ऐसा होता है, नहीं होता है ऐसा। मेटाफेज में ऐसा होता है, नहीं। टीलोफेज में होता है ऐसा, नहीं। आपके पास प्रोफेज 1 आंसर आएगा। क्या आ जाएगा बेटा? प्रोफेज 1। आगे आइए, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज ऑर्गेनिक सबस्टेंस इज मोस्ट अबंडेंट इन द सेल। आप गौर से देखिएगा, अगर वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं बोलता तो अगर पूछता है कि मोस्ट ऑफ द केमिकल, आपके पास कौन सा केमिकल या कौन सा आपके पास मतलब जो है ना मॉलिक्यूल ज्यादा होता तो वाटर की तरफ जाते। लेकिन साफ साफ उसने ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करी है सेल में, तो हम प्रोटीन की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे बेटा? प्रोटीन की तरफ। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट आपके पास क्या है? प्रोटीन है। आगे आइए, सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट्स थ्रू। तो कहा जाता है कि भैया पत्तियों का कलर सिर्फ किसी एक कलर एक पिगमेंट की वजह से नहीं होता। पेपर क्रोमैटोग्राफी के मेथड से हमें यह बात पता चली कि 4 तरह के पिगमेंट पत्तियों के कलर को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड थे। आपको कलर्स भी पता है, एक है आपके पास ब्लू ग्रीन, एक है आपके पास उसके अलावा आपको जो ज़ैंथोफिल का कलर है वो येलो होता है, और येलो टू ऑरेंज कलर आपके पास कैरोटीनॉइड का देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट एनी ग्रीन प्लांट्स थ्रू। तो मेथड पूछना चाह रहा है वो पीसीआर नहीं है, वो है पेपर क्रोमैटोग्राफी। आंसर क्या बन जाएगा? 193 का फर्स्ट। आगे आइए, लिखा हुआ काइटिन। काइटिन क्या है? काइटिन आपके पास कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, बिल्कुल बात सही है। काइटिन होमोपॉलीमर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी मोनोमर यूनिट एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होती है। और लिखा है नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है, ये बात भी सही है। आंसर 194 का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 194 का 4। आगे आइए, केल्विन साइकिल अकर्स। तो देखो केल्विन साइकिल को हम यूनिवर्सल साइकिल कहते हैं, चाहे किसी भी तरह का प्लांट हो। ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट में केल्विन साइकिल देखने को मिल जाती है। ओनली C3 गलत, ओनली C4 गलत, ओनली कैंप प्लांट नहीं, ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में देखने को मिलेगी। आगे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्टिन्यूसली लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2। व्हाट सोर्स इज यूज्ड टू रिप्लेस दीज इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं कि भैया जब आपके पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, आपको पता है, तो उस दौरान PS2 अपने लगातार इलेक्ट्रॉनों को आप लॉस करता रहता है। उन इलेक्ट्रॉनों को किस के द्वारा रिप्लेस किया जाता है? तो आपको पता है PS2 से ही एसोसिएटेड होता है आपके पास वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि उनके इलेक्ट्रॉनों की भरपाई करता है वाटर को तोड़कर। और वाटर की जब स्प्लिटिंग होती है तो आपको 2H+ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन एंड आपके पास ऑक्सीजन क्या होती है? हाफ मोल ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो PS2 को दे दिए जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कौन ऐसा है जिससे रिप्लेस किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो आंसर आपके पास सेकंड नहीं थर्ड, मतलब आपके पास वाटर हो जाएगा। आगे आइए, इस फोटो को देखिए। Which one of the following structural formula of organic compound is correctly identified along with its related function? आप देखिए यहां पर आप इसे पहचानिए। तो इसे मैं पहचान पा रहा हूं कायदे से। तो ये देखिए ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप और चौथा कोलिन ग्रुप। और ये है आपके पास फॉस्फोलिपिड। स्पेशली इस फॉस्फोलिपिड का नाम क्या है? इसका नाम होता है लेसाइथिन। और ये लेसाइथिन आपके सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। जबकि ये आपके पास एक
एक आपके पास नाइट्रोजनस बेस है और इस नाइट्रोजनस बेस का नाम है एडेनिन। क्या है बेटा? एडेनिन है। क्लियर? तो आप देखिए ये ए वाला लेसाइथिन है, ये बात सही है। कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल बात सही है। बी वाला एडेनिन है लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड नहीं है, वो नाइट्रोजनस बेस है ना। ए ट्राइग्लिसराइड नहीं है, बी यूरेसिल नहीं है। आंसर आपके पास फर्स्ट होगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आगे आइए, लिखा हुआ इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट विच स्टेज कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। तो आपको ये बात पता है कि oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट में ये स्टेज, वो कौन सी स्टेज है? इस स्टेज का नाम है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज आपके पास कुछ महीने या कुछ ईयर तक एक्सटेंड कर जाती है। तो ये आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? डिप्लोटीन। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डिप्लोटीन हो जाएगा। आगे आइए, लिखा हुआ है टर्मिनलाइजेशन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और चियाज़मेटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा डायाकाइनेसिस, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बनना जाइगोटीन, चियाज़मेटा का क्लियरली दिखना डिप्लोटीन। तो ये सारे किससे रिलेटेड हैं? हमें तो ये सारे टर्म प्रोफेज 1 से रिलेटेड दिख रहे हैं और प्रोफेज 1 कम्स अंडर मियोसिस 1। ठीक है, और ये है आज का आखिरी क्वेश्चन, साइनेप्सिस अकर्स बिटवीन। साइनेप्सिस का मतलब होता है होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को हम साइनेप्सिस कहते हैं, जो कि जाइगोटीन में होगा और फॉर्मेशन होती है बाइवेलेंट या टेट्राड की। तो कह रहे हैं 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, mRNA एंड राइबोसोम, स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रोमियर, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। आंसर आपके पास 200 का हो जाएगा 4। तो ये था आपके पास SBTS 5, आपने कायदे से देखा होगा। इसमें टॉपिक जो है आपके पास आ रहे हैं, जो कि है फोटोसिंथेसिस, बायोमोलिक्यूल और उसके साथ साथ सेल साइकिल, सेल डिवीजन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, आपका टेस्ट अच्छा गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।